गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो इन दिस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करना बाकी है, वो हम लोग अगर आपको अच्छा लगे तो क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ही एक छोटा सा टॉपिक है, वो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू करने से पहले हम लोग बोलना चाहते हैं कि देखिए, अगर हम लोग बड़े यूट्यूबर्स का भी वीडियो देखो, हम लोग का भी वीडियो देखो, क्योंकि हम लोग जो चीज़ बोलते हैं वो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं बोलते, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ को भी ध्यान पे रखते हुए लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो बच्चों कि व्हाट इज डाइपोल। डाई मतलब क्या होता है बच्चों? डाई मतलब होता है टू। डाई मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री, मोनो मतलब वन। आपको पता है मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, टेट्रा मतलब फोर, पेंटा मतलब फाइव, हेक्सा मतलब सिक्स, हेप्टा मतलब सेवन, ऑक्टा मतलब एट, डेका मतलब 10। ठीक है, तो वैसे भी डाई का मतलब होता है टू। पोल का मतलब होता है बच्चों चार्जेस। डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है चार्जेस। तो डाइपोल का मतलब क्या होगा बच्चों? डाइपोल का मतलब क्या होता है बच्चों? टू चार्जेस। डाइपोल का मतलब होगा टू चार्जेस। तो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डाइपोल इन केस ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स में डाइपोल का मतलब होता है बच्चों, डाइपोल मतलब क्या समझते हैं? दो पॉइंट चार्ज ले लो बच्चों, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दो डाइपोल मतलब होता है एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। दोनों को आप सेपरेट कर लो एक छोटा सा डिस्टेंस एल। छोटा सा डिस्टेंस एल से वो लोग सेपरेटेड है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों कि आप ऑलरेडी हमने बोला था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक छोटा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगा, तो उन केस में बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने की वजह से ये दोनों चार्ज आपको अगर ऐसे रख के छोड़ दोगे तो दो चार्ज पास आ जाएगा। तो क्या डाइपोल्स एग्जिस्ट करता है रियलिटी में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि दो पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को बिना अट्रैक्ट किए एक दूसरे से एल डिस्टेंस दूरी पे रखा हुआ है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या ये वास्तव में एग्जिस्ट करता है? यस, डाइपोल्स डू एग्जिस्ट। डाइपोल्स डू एग्जिस्ट, बट व्हाई? सवाल ये उठता है व्हाई। ठीक है, प्रैक्टिकली डाइपोल की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यही सवाल उठता है सबसे बड़ा। क्योंकि दो चार्ज अगर एक दूसरे के एक एल डिस्टेंस पे रहेगा तो दोनों चार्ज की वजह से एक एट्रैक्टिव फोर्स काम पाएगा ना। दो चार्जेस की वजह से एक एट्रैक्टिव फोर्स आएगा तो एक दूसरे के करीब आ सकता है। तो ये इस फॉर्म पे क्या एग्जिस्ट कर सकता है? तो बच्चों द आंसर विल बी in case of polar molecules dipoles exist like H2O, like आप बोल सकते हो कि NO, N2O, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के केसेस में बच्चों आप देखोगे कि ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये एक स्टेबल फॉर्म ले लेगा। हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक एक रहता है, और ऑक्सीजन को दो स्टेबल फॉर्म पे होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे
उसका एटॉमिक नंबर व प्रोटॉन नंबर होता है 8, जिसमें से 2 + 6 पे हम डिवाइड कर सकते हैं। पर आपको स्टेबल फॉर्म होने के लिए आपको 2 + 8 होना चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मांगता है स्टेबल फॉर्म के लिए। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है और वाटर पैदा किया है। क्यों? क्योंकि वाटर पैदा होने से ऑक्सीजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए था वो उसको मिल रहा है, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे। तो हम बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका चार्ज है -q, इसका चार्ज है -q, और इसका चार्ज है -e। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये होता है -e और ये है ऑक्सीजन का +e। ऑक्सीजन कंपैरेटिवली +e फॉर्म पे है और उसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो खुद को स्टेबल महसूस करेगा। उसको 8 मिल जाएगा ना, उसको 8 चाहिए, तो वो कंपैरेटिवली खुद को थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान रहा है। और ये बात बताओ, देखो बच्चों, ये है क्या, ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास, बच्चों इसके केसेस में भी ऑक्सीजन खुद को एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मानेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मानेगा तो भी तो वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए तो वो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना। तो बच्चों ऑक्सीजन खुद को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाइड्रोजन खुद को इलेक्ट्रोनेगेटिव मान रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखो बच्चों कि हाइड्रोजन का जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ऑक्सीजन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो मांग रहा है, और वो दोनों एक साथ हो सकता है? नहीं, वो दोनों क्या एक दूसरे के करीब आ सकता है? ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है ये शेयरेबल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म ना। आपको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ये बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन को देगा और हाइड्रोजन खुद भी इस्तेमाल करेगा। ये बॉन्डिंग, ये जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग। और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ ये भी इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन से बॉन्डिंग फॉर्म किया है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ। तो ये जो इट इज दिस हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की कमी है, इन these two are acting like dipoles. These two are acting like dipoles, and these two are also acting like dipoles. देखो बच्चों, two charges separated by a very small distance L. Two charges are separated by very small length L. L here in case L is called bond length. ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के, ये बॉन्ड लेंथ है बच्चों, ये दोनों चार्ज है, एटम्स के अंदर 2 चार्जेस है और बीच में एक बॉन्ड लेंथ है, तो इसीलिए चार्जेस एक दूसरे के पास नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि पॉइंट चार्ज की तरह दोनों को छोड़ दिए तो पास आ जाएगा, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा इन दोनों में। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, मतलब हर वक्त इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसी वजह से बच्चों ये बॉन्डिंग क्रिएट हुआ है। तो इसको हम डाइपोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये यही है एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डाइपोल्स इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स हम उसी को बोलते हैं बच्चों जो जिसके पास डाइपोल्स एग्जिस्ट होता है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया व्हाट इज डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज डाइपोल आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो आप एक चीज को बार बार पॉज करके देखना, पोलर मॉलिक्यूल्स हम बच्चों उस चीज को ही बोलते हैं, पोलर उस चीज को ही बोलते हैं बच्चों, उसका नेट डाइपोल इज नॉट इक्वल्स टू 0, बट उसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट मौजूद है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है वही हम पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट हम क्या होता है वही हम पढ़ेंगे बच्चों, कि नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0, उसी को हम बोलते हैं
पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इन सब में कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट है, कुछ कुछ डाइपोल मोमेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल्स। पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम किसको बोलेंगे बच्चों? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी p। डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी p, जिसको हम, जिसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों ये दो चार्जेस, ठीक है। अच्छा, इसका बीच का जो सेपरेशन है इसको हम स्टैंडर्डली 2l लेते हैं, इसको हम स्टैंडर्डली 2l लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम स्टैंडर्ड 2l लिखते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन के हम मानते हैं कि सेपरेशन के 50% पार्ट में इसका डोमिनेंस है और सेपरेशन का 50% पार्ट में इसका डोमिनेंस है। तो दैट इज व्हाई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट और डाइपोल पोल स्ट्रेंथ 2ql। 2ql इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट और डाइपोल पोल स्ट्रेंथ। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 2ql, ठीक है बच्चों। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है बच्चों फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्यों ऐसा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है बच्चों? ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है बच्चों? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वाई एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि अच्छा ये लिख लो, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर जो होता है वो होता है 2ql एंड इसका डायरेक्शन होता है बच्चों फ्रॉम नेगेटिव चार्ज -q टू +q, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज -q टू +q। डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों फ्रॉम नेगेटिव चार्ज -q टू +q। तो एक बात बताओ, सॉरी, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों लेते हैं बच्चों? ये चीज को हम छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है बच्चों। डाइपोल मोमेंट हम पढ़ा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मोमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क, पता है ना? टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट टॉर्क। मतलब कि बच्चों अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आप, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को बच्चों अगर एक सेपरेशन डिस्टेंस l पे रखोगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को अगर एक डिस्टेंस l सेपरेशन पे रखोगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे बच्चों, तो क्या होगा? बच्चों एक बार ध्यान से देखो कि जो ये वाला केस क्या है, ये जो डाइपोल है ना, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक सेपरेशन में है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। मान लो कि एक स्टिक से दो स्टिक के 2 पॉइंट में 2 पॉइंट चार्ज को हमने जोड़ दिया और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में हमारा क्या होगा बच्चों? इस जो पॉजिटिव Q चार्ज है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी QE। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी QE, एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर बच्चों एक उल्टी दिशा में फोर्स लगता है QE। नेगेटिव चार्जेस को भी एक फोर्स लगता है QE, एक पॉजिटिव चार्ज को भी एक फोर्स लगता है QE, बट दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो बच्चों ये चीज से हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल कितना होगा बच्चों? एक बात बताओ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल कितना होगा? बताओ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल कितना होगा? देखो बच्चों, इधर फोर्स है QE, इधर फोर्स है QE, तो F नेट कितना होगा बच्चों? समेशन F नेट कितना होगा बच्चों? 0।
समेशन एफ नेट कितना होगा बच्चों 0, बट समेशन टाउ नेट कितना होगा बच्चों, समेशन टाउ नेट कितना होगा, टाउ नेट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दोनों फोर्स ऐसा ऐसे नहीं काम कर रहा, क्यूई ऐसा नहीं काम कर रहा, दे डोंट कैंसिल ईच अदर। आपको पता है न्यूटन ने बोला था अगर फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन अगर सेम नहीं है तो उस केस में फोर्स इक्वल फोर्सेस जनरेट टॉर्क, इक्वल फोर्सेस जनरेट ओनली टॉर्क। तो ये टॉर्क कितना होगा बच्चों, अगर हम देखेंगे तो ये टॉर्क का वैल्यू होता है बच्चों, अगर आपको अच्छे से टॉर्क का फॉर्मूला पता है बच्चों तो आपको पता होगा, ये अगर एंगल मेरे पास थीटा है तो ये होगा बच्चों मेरे लिए कितना 2ql sin थीटा, 2ql sin थीटा। अब ये कैसे आया वो भी आपको बताना होगा कि ये डिस्टेंस था मेरे पास 2l, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला था कितना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस और नो। तो अगर हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फोर्स लेंगे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, अगर कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप टॉर्क लिख सकते हो, उस केस में टाउ नेट वही आएगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर टॉर्क लोगे तो ये फोर्स, ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो उस पॉइंट से जो इस फोर्स का डिस्टेंस है वो तो 0 हो जाएगा, पर दूसरा फोर्स इस तरफ है, इस फोर्स की वजह से टॉर्क इस तरफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला, नॉट ये वाला, फोर्स से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब ये वाला, फोर्स से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये है मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये सुनो, हमारा जो डिस्टेंस लेना है वो लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर लेना है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर लेना है। जो ठीक है, इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चीजें आपका कौन सा टॉपिक के अंदर होता है, मैकेनिक्स, तो हम लोग ये सब चीजें इस लेक्चर में नहीं बताएंगे बच्चों। तो इस लेक्चर में हमें क्या बताना है कि ये जो टॉर्क हुआ है ना, तो बच्चों अब इसका डाइपोल मोमेंट से क्या कनेक्शन है। तो बच्चों ये जो टॉर्क है ना, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो ये फोर्स की वजह से ये किस डायरेक्शन पे घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो बच्चों इसको ध्यान से देखते हैं कि क्लॉकवाइज घूमने की वजह से मान लो कि हमारे पास एक पी वेक्टर है, मैंने बोला था कि डाइपोल मोमेंट का को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करने के लिए, जो वेक्टर का टेल पॉइंट होगा -q, एंड पॉइंट होगा +q, हेड पॉइंट होगा +q। तो बच्चों अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो थोड़ी देर के बाद ये वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा ना। अब देखो बच्चों कि तब इस डायरेक्शन में फोर्स होगा QE, इस डायरेक्शन पे फोर्स होगा -QE। अब देखो बच्चों दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दे विल नॉट जनरेट फर्दर टॉर्क। वही इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख के थोड़ी देर घूमने के बाद ये हो गया ऐसा, ये घूम के ऐसा हो गया, हाँ क्योंकि ऐसा था तो इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हुआ क्योंकि नेट फोर्स 0, क्योंकि ओनली नेट टॉर्क नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हाई दे मूव लाइक दिस। तो थोड़ी देर के बाद जब ऐसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इसका पोजीशन हो गया, तब उस केस में देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है मतलब नेट टाउ नेट विल बी आल्सो 0। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बच्चों ये अगर मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो हम एक बाय इंट्यूशन, बाय आवर नॉलेज हम ये समझ सकते हैं क्या कि एक वेक्टर कुछ ऐसा था, थोड़ी देर के बाद ऐसा घुमा, एक वेक्टर ऐसा था, थोड़ी देर के बाद ऐसा घुमा, ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो बच्चों हम ये मान सकते हैं कि कोई वेक्टर कुछ ऐसा था, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन था, दैट इज व्हाई इस केस को नजर पे रखते हुए हम डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं करते। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से लेके होता है पॉजिटिव चार्ज तक। क्यों होता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद देखो बच्चों हम खुद ही देख सकते हो कि
आप ये दोनों चार्ज को भूल जाओ। मान लो कि एक वेक्टर है, जो वेक्टर पहले ऐसा था, थोड़ी देर थीटा एंगल घूमने के बाद ये वेक्टर ऐसा हो गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन मस्ट बी दिस नॉट दिस। अगर वेक्टर का डायरेक्शन हम ऐसे मानते और घूम के ऐसे हो गया तो वो उसने इतना तो नहीं घुमा। हम लोगों ने देखा चार्ज ऐसा था, ऐसा घूम गया, तो घुमा सिर्फ इतना ही। तो ये करेक्ट है मेरा, ये करेक्ट नहीं है। दैट इज व्हाई डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो दैट इज व्हाई डायपोल मोमेंट इज ऑल अबाउट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी और उसके ऊपर कितना नेट फोर्स लग सकता है मैक्सिमम। कोई भी एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो मैक्सिमम कितना फोर्स, कितना टॉर्क उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, वही होता है मेरा डायपोल मोमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जब उसको एक डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्सपोज करते हैं, उस केस में डायपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है, वही होता है उसका डायपोल मोमेंट, वही होता है उसका डायपोल मोमेंट। एक डायपोल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपोज में आके कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, वही हमारा डायपोल मोमेंट होता है। ओके बच्चों, वही होता है हमारा डायपोल मोमेंट। बच्चों ये सो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है बुक में भी लिखा हुआ है, पर कोई भी बुक में आपको फील नहीं देगा कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा चाहिए था और कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको क्वेश्चन में आए कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे कि डायपोल मोमेंट एक डायपोल कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपोज में आके जितना मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, वही होता है मेरा डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव में एक वेक्टर को ट्रीट करेंगे तो एक थोड़ी सी देर आफ्टर सम टाइम्स द डायपोल विल बी इन पैरेलल टू, डायपोल मोमेंट का वेक्टर का डायरेक्शन होगा इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज व्हाई हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज कुछ ऐसा था, बाद में एक चार्ज हो गया ऐसा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि शायद इस चार्ज को हटा के हम एक वेक्टर ले लेते हैं कैलकुलेशन के सुविधा के लिए, उस वेक्टर को एक वेक्टर ले लेते हैं, उस वेक्टर ऐसा था बाद में ऐसा हो गया। तो इधर से हमें बाय इंट्यूशन आपको ये लग रहा होगा कि इसका वेक्टर का डायरेक्शन इधर से इधर ही होना चाहिए और इधर से इधर नहीं होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा इंट्यूशन आपको काम में लाना पड़ेगा। आप इसको देखते हुए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इसका डायरेक्शन इधर से इधर होगा, इधर से इधर नहीं होगा। अगर होता है तो आपको चीजें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको ये पता चल रहा होगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोगों ने ये चीज बोला कि बच्चों की टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज व्हाई डायपोल मोमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हम थोड़ा सा डायपोल मोमेंट्स का एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डायपोल मोमेंट का क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा डायपोल मोमेंट क्या है। देखो बच्चों, एक चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू, एक चार्ज है मेरे पास माइनस 2q और एक चार्ज है मेरे पास प्लस q, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है a। तो आपको बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट द नेट डायपोल मोमेंट, फाइंड आउट नेट डायपोल मोमेंट। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज का सवाल है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा पॉज कर लो और खुद कोशिश करो कि इस टाइप का क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम लेके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा, पर हम लोग अभी देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। तो बच्चों डायपोल मोमेंट के लिए आपको दो चीज चाहिए। क्या होता है चाहिए बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और देयर मैग्नीट्यूड विल बी, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा नहीं कि एक चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, ऐसा एक पॉजिटिव है पॉजिटिव q, एक नेगेटिव 2q, ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच का डायपोल मोमेंट नहीं बन सकता। आपको सेम चार्ज चाहिए, सेम ऑपोजिट चार्ज चाहिए एंड विद सेम मैग्नीट्यूड। एक प्लस q चाहिए तो दूसरा माइनस q, एक प्लस 2q चाहिए तो दूसरा माइनस 2q, एक प्लस 3q चाहिए तो दूसरा माइनस 3q। तो
नहीं होगा वरना, और दे विल बी सेपरेटेड बाय ए certain distance, separated by a certain distance। ठीक है बच्चों, तो ये होता है मेरा डायपोल मोमेंट का कंडीशन। तो इसको देखते हुए बच्चों ये कंडीशन एक बार लिख लो पॉज करके। तो ये इस कंडीशन को देखते हुए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर डालेंगे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर डालेंगे। तो बच्चों एक चीज देखो, ये प्लस क्यू होता है, ये माइनस क्यू होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, माइनस क्यू, तभी तो जाके सिस्टम पे आएगा -2q। अरे यार बच्चों, ये जो -q है ये +q चार्ज है, ये -q चार्ज है, ये भी -q चार्ज है। तो -q हो गया ही तो आएगा बच्चों +q। तो ये बच्चों मेरे पास है +q चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये अगर बाहर से देखोगे सिस्टम से तो ये -2q होगा, और ये मेरा अंदर क्या है, दोनों -q चार्ज का कॉम्बिनेशन। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये जो -q है और ये जो +q है, इन दोनों मिलके एक वेक्टर बना रहे हैं, डायपोल मोमेंट बना रहे हैं p वेक्टर, एक डायपोल बना रहा है p वेक्टर, और ये -q ये +q मिलके एक और डायपोल मोमेंट बना रहा है p वेक्टर। तो बच्चों मेरे पास दो p वेक्टर, दो डायपोल मोमेंट मिल गया बच्चों, एक ये +q और एक -q के लिए, एक +q और एक -q के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा +q और +q, p वेक्टर और एक p वेक्टर, दोनों मिलके बच्चों मेरे पास आ जाएगा √2p वेक्टर। तो बच्चों p का वैल्यू कितना होगा बच्चों, p का वैल्यू होगा q इंटू a, एक चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो बच्चों ये मेरा अल्टीमेट वैल्यू क्या है बच्चों, p नेट का वैल्यू है मेरे पास √2p। तो √2p मतलब होता है बच्चों √2qa, एंड डायरेक्शन विल बी एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द one of the dipoles, at an angle 45 degree from one of the dipoles। ठीक है बच्चों, तो नेट आंसर होगा √2qa। की होगा बच्चों, मेरे पास डायपोल मोमेंट को वेक्टर की तरह ट्रीट करो, तो वेक्टर का जो भी कंपोनेंट डिवीजन, पैरेलल शिफ्टिंग, वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर, सेम वेक्टर, जो भी प्रॉपर्टीज है, ट्रायंगल लॉ, उसके बाद पैरेललोग्राम सब वैलिड होता है। दैट इज व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला and we find out this result। दो वेक्टर काम कर रहा है एट एन एंगल 90 डिग्री, दोनों की वजह से रिजल्टेंट वेक्टर होगा कितना, √2p। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री होगा तो ऐसे ही होता है, और दो इक्वल वेक्टर है इसी वजह से एंगल इसका 45 होगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड आपका आंसर आया है, इसीलिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो फिर भी कर सकते हो, कैसे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब 2ab cos थीटा की जगह 90 पुट करो तो यही आएगा घुमा फिरा के। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों हम लोग डायपोल मोमेंट का इंट्रोडक्शन बता दिए थे कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्या डायपोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वास्तव में, क्या डायपोल मोमेंट क्या होता है एक्चुअल में, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की होता है, तरह तरह की चीजें हमें बताया था। अब हम बताएंगे कि डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों पहली बात तो यह है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको बताया कि इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड होता है क्या, एक चार्ज और दोनों के बीच का जो सेपरेशन, p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, p को अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर मानते हैं तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 2ql, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो p वेक्टर का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड इट्स मैग्नीट्यूड होता है कितना, एक चार्ज, दोनों में से एक चार्ज ले लो और उसके बीच का जो डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है मेरा डायपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं।
इसका मतलब होता है, ये जो फॉर्मूला है इससे हमें मालूम पड़ता है क्या, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक डायपोल को एक्सपोज किया जाए तो डायपोल क्या मैक्सिमम कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, वो होता है मेरा ये जो 2QL वैल्यू दिख रहा है, वो होता है मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए डायपोल इन केस ऑफ व्हेन एक्सपोज टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पॉइंट नंबर 2, ये डायपोल्स जो होता है ना बच्चों, डायपोल्स आर यूज्ड टू फाइंड आउट बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, डायपोल्स का इस्तेमाल होता है बच्चों, आप केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ते होंगे कि डायपोल्स सबसे ज्यादा यूज होता है एक सॉल्यूशन में एक पोलर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर, बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल डायपोल के फॉर्म पे रहता है उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। जिसके पास डायपोल एग्जिस्ट, नेट डायपोल मूवमेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड पोलर मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन के अंदर क्या बिहेवियर होता है उसको ही हम डायपोल्स मोमेंट फाइंड आउट करके हम निकाल सकते हैं। जैसे स्पेशली ये चीज आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में उतना ज्यादा डायपोल का सॉल्यूशन के रिलेटेड कुछ भी सवाल नहीं आता, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट केमिस्ट्री में बहुत एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का, मैंने आपको बोला था कि एक ऑक्सीजन का ये होता है प्लस और ये हाइड्रोजन का माइनस, ये हाइड्रोजन का माइनस, मतलब हाइड्रोजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, शेयरेबल इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, आपको 8 स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है ना। अगर आप कोई भी गैस को, कोई भी मॉलिक्यूल्स को इनर्ट फॉर्म पे रखना है, स्टेबल होना है, तो उसको 2 8 8 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो उसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 + 6 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर सेकंड ऑर्बिट में स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरेबल है। दैट इज व्हाई इसका ये जो फिगर है आपके पास, ये हाफ फिगर के केसेस में बच्चों इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बच्चों इसको अगर P मान लेंगे, तो बीच का एंगल अगर कोई भी हो 120 डिग्री मान लो, तो बच्चों हम इजीली देख सकते हैं कि इसका P net not equals to 0, ये सुनो, इसका नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, दैट इज व्हाई और ऑक्सीजन H2O मॉलिक्यूल्स इज एन पोलर मॉलिक्यूल, H2O इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो डायपोल मोमेंट फॉर्म पे बॉन्ड शेयरिंग करके रखता है, बॉन्ड शेयर करके नॉर्मल कंडीशन में जो रहता है, वो उसको अगर एक्वस सॉल्यूशन या कोई सॉल्टी सॉल्यूशन पे अगर डाल दोगे तो वो क्या होता है बच्चों, ये बॉन्ड ना टूट जाता है, वो जल्दी आयन फॉर्म पे आ जाता है। तो ये होता है मेरा पोलर मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर। तो दैट इज व्हाई ये जो डायपोल मोमेंट कितना है, इससे फाइंड आउट हो सकता है बच्चों कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है बच्चों, उससे हमें पता चल सकता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन व सॉल्ट सॉल्यूशन में, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन में वो आयन के फॉर्म पे रहेगा कि नहीं रहेगा, कि वाटर ही बना रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है जिसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, कार्बन का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको कोई भी सॉल्यूशन पे डाल दो उसको वैसा का वैसा ही रहता है। और ऑक्सीजन के वो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पर ये होता है पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स का एक खास बात ये है कि ये एक्वस प्लस और सॉल्ट सॉल्यूशन पे पोलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स cations and anions फॉर्म करता है। जैसे हाइड्रोजन के केस में OH- एंड H+, ये दो फॉर्मेशन होता है। तो डिटेल में तो फिजिक्स में हम नहीं बता सकते बच्चों, डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो खैर ये थोड़ा मेरा पॉइंट नंबर 2। अभी हम देखेंगे बच्चों कि पॉइंट नंबर 3। ठीक है बच्चों,
बच्चों पॉइंट नंबर 3 है डाइपोल्स का जो सिग्निफिकेंस है। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही मस्त पॉइंट है। दो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस बट एक्चुअल में डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। तो डाइपोल्स आर बेसिकली फॉर्म practically dipoles are formed कहां फॉर्म होता है बच्चों, on the molecules due to outermost surface loosely bound electrons कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सरफेस का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स which take part in formation of bonding। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करता है ना, वही इलेक्ट्रॉन डाइपोल फॉर्मेशन पे मदद करता है। और बाकी एटॉम्स का पास करोड़ों सैकड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब कोई काम पे नहीं है। एटॉम्स का एकमात्र आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये है मेरा, तो हमने डाइपोल्स का जो आपका डेफिनेशन है उस पे हम लोगों ने बताया कि ओनली पॉइंट चार्जेस के बारे में। बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में होता है डाइपोल्स फॉर्म होता है प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन पे मदद करता है, बस वही डाइपोल फॉर्म कर सकता है। तो ये चीज आप ध्यान पे रख लो। और चौथा एंड आखिरी पॉइंट है, वो पॉइंट एक बार ध्यान से देख लो बच्चों, मजा आ जाएगा। तो बच्चों डाइपोल क्या है, बेसिकली प्लस क्यू और माइनस क्यू के चार्ज का कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अगर बाहर से आप देखोगे तो इसका नेट चार्ज कितना बच्चों, मैंने एक बार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के केस में बताया था कि नियर फील्ड एंड फार फील्ड, दो चीज बताया था कि बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज से तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, निकल के किधर जाएगा बच्चों, निकल के जाएगा माइनस क्यू चार्ज पे। बच्चों पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 पे एक्चुअल में क्या बोला गया है बच्चों, एक बार ध्यान से देख लो कि हम लोगों ने बोला था कि दो पॉइंट डाइपोल बेसिकली क्या है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, यस और नो, जो कि एक डिस्टेंस सेपरेशन में है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों नेट चार्ज कितना, अगर बाहर से देखोगे बच्चों इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना, क्यू नेट इक्वल्स टू 0, यस और नो, क्यू नेट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों, बाहर से अगर देखोगे तो क्यू नेट इक्वल्स टू 0 बट देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, there should be no electric lines of force in and around the dipole। मतलब इधर एक एक्स्ट्रा चार्ज Q नॉट रख देंगे तो Q नॉट के ऊपर कोई फील्ड महसूस ही नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड क्या है, 0 है, एक Q माइनस Q। तो सिस्टम के आसपास अगर कोई भी जगह पे कोई भी एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज और ये टेस्ट चार्ज जो हम तो बोलते हैं टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स फील नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअल में नहीं होता, यही तो दिक्कत की बात है बच्चों। दो द नेट चार्ज इनसाइड द सिस्टम इज 0, द टेस्ट चार्ज को आप इधर रखोगे तो भी फील भी आपका नेट फोर्स नहीं 0 नहीं होगा, कुछ फोर्स आप महसूस करोगे। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइपोल से बाहर की तरफ निकलता है, कुछ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स डाइपोल से बाहर की तरफ निकलता है। नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कि क्या होगा बच्चों, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रहेगा। इसका मतलब बाहर से जब इस चार्ज को इधर लेके आओगे तब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाहर से जब इधर इस चार्ज को लेके इधर पॉइंट पे रखोगे ये खुद ब खुद उस पॉइंट से निकल जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट का एक पोटेंशियल है। तो उस पॉइंट तक रखने के लिए, उस पॉइंट तक लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यही तो पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, कल मैंने पढ़ा था। और पोटेंशियल अभी तक क्लास में पढ़ाया नहीं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा नॉलेज रख लो कि बाहर से मतलब बहुत दूर से जिधर इस सिस्टम का जो चार्ज है उसका इफेक्ट अगर जीरो है, बहुत दूर से एक U0 चार्ज को हम इधर लेके आ रहे हैं, उस चार्ज को इधर जब था, इधर तो इसका इफेक्ट नहीं था, इस बार इसका मतलब इधर रखने में इसको अगर छोड़ दोगे तो वो उसके ऊपर बहुत दूर अगर चार्ज है, तो अगर बहुत दूर मेरे पास चार्ज है तो उस चार्ज को बहुत दूर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर वो चार्ज को जब इस चार्ज के करीब रखोगे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसके खुद के फील्ड के अगेंस्ट पे लाके आप रख रहे हो, उसके फील्ड के अगेंस्ट लाके आप चार्ज को रख रहे हो, इसीलिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पे मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही नॉट इक्वल्स टू जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ही नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है दो इट इज लुकिंग लाइक दैट कि क्यू नेट इक्वल्स टू जीरो, बट डाइपोल के केसेस में सम इलेक्ट्रिक फील्ड and some electric potential is observed in and around the system of charges. Some electric field is observable. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर Q नेट जीरो है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से पढ़ाया था थियोरेटिकली, अगर Q नेट जीरो है तो आपको ये लगना चाहिए कि देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, there should be no electric field, but the case is that डाइपोल केसेस में क्या होता है बच्चों? ऐसा नहीं होता कि दो चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज बहुत करीब है, वो दोस टू आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं ना, इसी वजह से इस डिस्टेंस की वजह से अगर आपका क्यू नेट इज जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ये जो बीच का जो डिस्टेंस है, जितना ज्यादा बड़ा रखोगे उतना ही मेरा क्यू नेट और पोटेंशियल ऑब्जर्वेबल होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्जर्वेबल होगा। अगर आप डिस्टेंस को बहुत छोटा रखोगे, बहुत ही छोटा रखोगे, तो आपका ये तुरंत उतना जीरो की तरफ बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो क्या बोला मैंने, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है डाइपोल केसेस में, कि अगर डाइपोल मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। तो बच्चों अगर दो चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस है, तो मतलब बाहर से आप देखोगे तो लगेगा कि टोटल चार्ज कितना अंदर, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं रहेगा। पर एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, अगर डाइपोल के केसेस में अगर कोई भी टेस्ट चार्ज को पास में रखोगे, इस डाइपोल के बहुत करीब लेके जाओगे, तो आपको एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा। और दूसरी बात तो ये है कि ये इतने तक लाने में आपको थोड़ा बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। वो क्यों होता है? क्योंकि दोनों एक सेपरेशन पे रहता है। सेपरेशन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्जर्वेबल होगा, सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो की तरफ बढ़ेगा। ये डाइपोल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। अगर डाइपोल का बीच का सेपरेशन जीरो हो जाता है तो कोई इसका आसपास कोई भी फील्ड, कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये है मेरा डाइपोल के इंट्रोडक्शन टू डाइपोल का सबसे बहुत चार, डाइपोल को हम कैसे ट्रीट करें, डाइपोल होता क्या है, ये सब चीजें आज इंट्रोडक्शन में बता दिया। इस चीज को घर पे बैठ के थोड़ा सा पढ़ो और देखो कि जो मैंने बताया कि वो आपको समझ में आया क्या। अब आज सिर्फ थ्योरी कराया, एक क्वेश्चन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो जेई में कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि डाइपोल्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके वो क्वेश्चंस था, कुछ जगह पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो वो क्वेश्चंस एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिधर हम डाइपोल मोमेंट के एक्सिस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई थ्योरी देखेंगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों।